हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 को ध्यान में रखते हुए आज से हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम पहले फिजिक्स के प्रश्नों को देखेंगे। इसके आगे की वीडियो में हम केमिस्ट्री और बायो के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो 1 to 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पिछली बार ध्यान रखिएगा पीआरटी में टोटल 26 प्रश्न जो है साइंस से पूछे गए थे, तो साइंस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न बीपीएससी 2018 प्री में पूछा गया है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। व्याख्या से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, इसलिए व्याख्या को आप लोग स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, सभी को पता होगा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए, पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, इसमें 1 भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा आपका ड्यूटेरियम, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। और तीसरा आपका है ट्राइटियम, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए, तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये ध्यान रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर हम बात करें ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। वेग की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सभी को पता होगा, दूरी की इकाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है। नेक्स्ट, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? तो ऑप्शन ए, हर्ट्ज में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2018 में पूछा गया है। व्याख्या देखते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो सामान्य मनुष्य होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके होते हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी किया जाता है। ठीक है, और ये किसका होता है? तो आप जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? अभी मैंने बताया हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति की इकाई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई, तो ऑप्शन डी, वाट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है, और विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
3900 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एंगस्ट्राम जो है किसका मात्रक है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, अभी हमने पीछे जस्ट पढ़ा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दृश्य स्पेक्ट्रम, प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर, यानी एंगस्ट्राम में यह मान 3200 एंगस्ट्राम से 8600 एंगस्ट्राम होगा। अगर नैनोमीटर में बात करें 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर, और एंगस्ट्राम में यह मान 3200 एंगस्ट्राम से 8600 एंगस्ट्राम होगा। ठीक है, इन तक माना जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताया है। एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः परीक्षार्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार इस परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। निकटतम उत्तर हमारा जो है ऑप्शन बी था, इसलिए बी लगाया है। ठीक है, अगला, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? अभी हमने पढ़ा सौर विकिरण, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो 400 से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। आर्द्रता किस उपकरण में से नापी जाती है? तो ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न बना है, आपकी बार ध्यान रखिएगा इसको। ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है, और हाइड्रोमीटर से द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। देखिए, ये हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर से क्या? आर्द्रता। अगर आप पूछे हाइड्रोमीटर से क्या, तो ये जो है घनत्व मापा जाता है द्रव का। अगला, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या? तो ऑप्शन ए, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। ये दाब की इकाई है। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब क्या है? एक अदिश राशि। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दाब क्या है? अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। दाब का मात्रक जो है पास्कल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक, तो अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं दिया है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे आप पास्कल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सा है? तो ऑप्शन बी, दाब जो है क्या है? अदिश राशि। अभी हमने जस्ट पीछे ही पढ़ा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सदिश राशि कहा जाता है उन्हें। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि, ये सब क्या है? सदिश राशि हैं। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। उदाहरण की बात करें, आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब कैसी राशियां हैं? तो ये अदिश राशियां। ये प्रश्न पूछा जाता है सदिश और अदिश राशि, तो इसको ध्यान रखिएगा, उदाहरण भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृति का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को क्या कहा जाता है? विकृति कहा जाता है। विकृति एक विमा विहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है। बाकी और जो दिए हैं उसके मात्रक होते हैं। अगला, सही कथन चुने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है ये सबसे ज्यादा होता है, तो बैगनी से ज्यादा होगा ही। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्ध्य जो है बैगनी की जो है सबसे क्या होती है? कम होती है। लेकिन अगर पूछा जाए आवृत्ति जो है सबसे ज्यादा होती है। और इसी को उल्टा कर देंगे हम लाल रंग के लिए। लाल रंग की जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, लेकिन जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है। ये किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन डी, प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। जो ये प्रोटॉन होता है वो क्या होता है? ये धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन होता है ये क्या होता है? उदासीन होता है, जिसकी वजह से नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 2 × 10⁻⁻27 होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 2 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तथा इसकी खोज किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। अगला, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2017 का प्रश्न है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। देखिए, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस पदार्थ जो होता है वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण ध्यान रखिएगा, कपूर और नेप्थलीन, ये इसके उदाहरण है। ये एग्जाम में पूछा जाता है उदाहरण, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला है, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसे त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। उदाहरण की बात करें, 611.657 पास्कल आंशिक वायुदाब पर 273.16 केल्विन जल का क्या है? ये त्रिक बिंदु है जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, कास्मिक किरणें। कास्मिक किरणें क्या होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कास्मिक किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं? आवेशित कण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेशित कण है कास्मिक किरणें, आवेशित कण है। कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा की आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? जैसे आपने 2G, 3G, 4G सुना होगा, ये G क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनरेशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2G दूसरी पीढ़ी के बेतार संचार प्रौद्योगिकी 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G जनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, राडार का आविष्कार कौन था? राडार का जो है आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन ने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कॉटिक भौतिकविद रॉबर्ट वाट ने वर्ष 1935 में पहली प्रायोगिक राडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमले से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, गॉड पार्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गॉड पार्टिकल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिग्स बोसॉन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है।
हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलड को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। कब मिला था इनको? 2013 में। अगला प्रश्न है, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। डॉक्टर सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया गया था तो 1930 में भौतिकी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। अन्य नोबेल पुरस्कार की बात करें अगर हम, रविन्द्रनाथ ठाकुर को जो है सर्वप्रथम मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, इंपॉर्टेंट है। सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में 1930 में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है भौतिकी में 1983 में। सन जरूर ध्यान रखिएगा और किस क्षेत्र में दिया गया था ये भी। मदर टेरेसा को जो है शांति के क्षेत्र में 1979 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था, और कैलाश सत्यार्थी को जो है शांति के क्षेत्र में 2014 में, और वी रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में, और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में प्रदान किया गया था। ये नोबेल पुरस्कार की लिस्ट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज ऑप्शन डी गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने? तो ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1/1000 मिलीमीटर, यानी 10 के घात -3। 10 के घात -3 ज्यादा दिया होता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 40 डिग्री का मान जो है फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फार्मूला होता है F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो कितना दिया है? सी 40 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोलक की कलावधि। लोलक की कलावधि जो है किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है। बल जो है किसका गुणनफल है? तो ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान m वह u वेग से गति करते हुए t सेकंड के बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर क्या होगा? mv माइनस mu अपॉन t। तो यहाँ पे आएगा a बराबर जो है v माइनस u अपॉन t। नेक्स्ट, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? अभी हमने पढ़ा ऊपर ही जस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी आयतन। आयतन जो है सदिश नहीं है। आयतन कौन सा राशि है? तो ये जो है अदिश राशि है। बाकी विस्थापन, वेग, बल ये क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? संवेग और वेग के अनुपात से पूछ रहा है, कौन सी भौतिक राशि? तो द्रव्यमान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वस्तु का वेग v, तो उसका संवेग mv होगा। संवेग और वेग का अनुपात क्या होगा? mv अपॉन v, यानी बराबर द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या? तो ऑप्शन सी 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 मीटर बराबर क्या होता है? 1 हेक्टोमीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर होता है, और 100 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम जो बराबर कितना होता है? तो 10 घात माइनस ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके
भार द्वारा लग रहा बल, तो क्या होगा? ऑप्शन बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट की फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः क्या होगा? बल शून्य होगा। नेक्स्ट, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों जो है साथ में जमीन पर पहुंचेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का प्रश्न है ये। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबड़ की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v बराबर √2gh उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। ठीक है। अगला, वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। अगला प्रश्न है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो अभी हमने बताया था नेप्थलीन जो है किसका उदाहरण होता है? ऊर्ध्वपातन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेप्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई आ चुका है प्रश्न, वाट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या होता है? तो कार्य बटे समय होता है। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये आपका जो है गलत है। ये प्रश्न बना है आपकी बार बीपीएससी प्राइमरी में, ये प्रश्न बना है पीआरटी में। वोल्ट मीटर आपका विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा और पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है? तो ओम मीटर के द्वारा। अगला, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने के लिए जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए, 1 यूनिट। ऑप्शन क्या? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 यूनिट। देखिए, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चले तो 1 इकाई बिजली खर्च होगी। यूनिट बराबर क्या होता है? 100 गुणे 10 घंटा, तो 1000 वाट घंटा हो जाएगा, यानी 1000 वाट घंटा 1 यूनिट। अगला प्रश्न है, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 है किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.7 किलो ओम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये दिया है आपका जो है प्रतिरोध, इसी अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। सामान्य शुष्क सेल में जो है विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। डेली वीडियो आएगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, डायनमो
डायनमो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ये प्रश्न, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में क्या होता है? तो ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। ये प्रश्न बनते हैं ऑप्शन सी। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा किससे नापी जाती है? तो एमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अगला, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन बी, एमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो ऑप्शन ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। कौन कौन से? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। अगला प्रश्न है यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये एग्जाम में प्रश्न बनता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जिसके प्रतीक के रूप में हम डी का प्रयोग करते हैं। यदि फोकस एफ को मीटर में व्यक्त करें तो 1 डी बराबर क्या होगा? 1 मीटर -1। इस प्रकार उस लेंस की क्षमता को 1 डी कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। आभासी लेंस की क्षमता प्लस में होती है और अपसारी लेंस की क्षमता माइनस में होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बराबर क्या होता है? तो 1 लेंस की क्षमता होती है, तो 1/2 बराबर क्या होगा? 0.5 या 50 सेंटीमीटर। अगला, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर दक्षिण, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश प्रदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य बैंगनी किरणें उत्सर्जित करती हैं। ये पराबैंगनी किरणें नालिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो किसकी वजह से? ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो किसका? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है? ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? कमरा ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? जो फ्यूज लगता है घरों में वो किसका होता है? तो ऑप्शन डी, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उष्मा सबसे अधिक कुचालक है? सबसे अधिक कुचालक कौन सा है? ऑप्शन सी, पारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है? तो शून्य पारगम्यता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य पारगम्यता। नेक्स्ट, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। अगर हम गर्म करते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। अगला प्रश्न है ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि? तो किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का क्या होता है? अच्छा चालक होता है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालक होने की वजह से वो ठंडा होता है। अगला प्रश्न है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि, किसकी वजह से? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसकी वजह से हमें ठंडा लगता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा क्या होता है? थोड़ा गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? अभी हमने पढ़ा, तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, तो इसमें गलत कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत कौन सा है? ऑप्शन सी, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, यह आपका क्या होगा? एक मिनट, आपका ऑप्शन सी होगा। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, यह आपका क्या होगा? गलत होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प सी कथन सही नहीं है क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। ध्यान रखिए, कृत्रिम ऊन किसे कहा जाता है? एक्रेलिक को कहा जाता है। और रेयान को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है? तो रेयान को कहा जाता है, एक्रेलिक को ऊन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? श्रृंग अथवा और गर्त के बीच की दूरी को क्या? ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो ऑप्शन सी, आवृत्ति, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आवृत्ति जो है चेंज नहीं होती है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन तरंग दैर्ध्य और वेग क्या होता है? बदल जाता है। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? जो ग्लास होता है किसके? उत्तल लेंस का होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूरदृष्टि को दूर करता है, दूरदृष्टि दोष में। कभी कभी ऐसा प्रश्न बनता है कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, दूरदृष्टि में किसका प्रयोग? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार, तो क्या होगा? दर्पण प्रकार अवतल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है? जो नाई वगैरह प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 330 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वायु में वेग है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका माध्यम दिया है और ताप दिया है और ध्वनि का वेग दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश का रंग नीला क्योंकि? ऑप्शन बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमने बताया था ना कि बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो क्या होता है? कम होता है, इसलिए जो है उनका क्या होता है? प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। अगला, 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके पहले हमने बताया था, ये फार्मूला लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा
पानी से लबालब भरी बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बनते हैं एग्जाम में। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल का स्तर क्या होता है, नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। वर्षा की भी जो बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है, उसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव उसका कारण होता है, ऑप्शन बी। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोली होती हैं, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोली आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। श्यानता शहद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जितना गाढ़ा उतना अधिक श्यानता। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम शहद का सबसे ज्यादा, उसके बाद खून का, उसके बाद जल का, उसके बाद फिर वायु का, ये दिया है। अगला प्रश्न है, महासागर में सबसे ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं, तो चंद्रमा से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती हैं। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चंद्रमा नजदीक है इसी वजह से। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, ऑप्शन बी, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो किसकी वजह से, ऑप्शन बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसकी वजह से, ऑप्शन बी। अगला, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सभी को पता है, सूर्य से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसकी वजह से, नाभिकीय संलयन की वजह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था प्रथम उपग्रह, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह था ये, 19 अप्रैल 1975 को यह छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है, तो ऑप्शन ए, प्लूटो पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्लूटो पर वर्ष जो होता है दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो कितना समय लगता है, लगभग 8, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8.5 मिनट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8.31 मिनट, यानी 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड है। चूंकि निकटतम विकल्प 8.5 है, इसलिए जो है इसको लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में, तो लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, ऑप्शन सी। आयोग ने इसका 8 माना था आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, सभी को पता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा, तो बुध। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो ऑप्शन सी, फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। फिलामेंट का प्रयोग जो है बल्ब में होता है,
ऑप्शन डी टंगस्टन का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग? जर्मेनियम का अर्धचालक है ये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन सा है? तो ऑप्शन सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है, यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए। अगला, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। ऑप्शन सी। अगला, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? नोबल गैस मतलब अक्रिय गैस। तो ऑप्शन डी रेडॉन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? खपत का बिल, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूरेनियम। ऑप्शन बी। अला इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो ऑप्शन सी 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था ये इनसैट 2A। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें फिजिक्स के टोटल 102 प्रश्न थे, हमने सारे प्रश्न कर लिए। इसके आगे के वीडियो में हम रसायन विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।